हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो है इंग्लिश का एक और सेट हल करते हैं। ये 2023 में जो पेपर आया आपका 316 ZY, ये आपका संकेतांक नंबर है पेपर का। इसके पहले मैं 316 YA YB डबल Z इन तीनों सेट को हल कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिसमें जो है जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर तीनों जिले का पेपर हल है। ये भी जौनपुर ज़िले का ही पेपर है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में इसमें दूसरे क्षेत्र में ये पेपर भी आया था। दो दो सेट मिला है तो जौनपुर में ही, तो ये भी जौनपुर ज़िले का ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी सेट हल कराऊंगा जितने भी सेट इस वर्ष आए हैं। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दबा लीजिए घंटी, क्योंकि आप 11 में हैं तो आपको 12 के लिए जो है सभी आपको वीडियो मिल जाएगी इसमें चैनल में, और 12 में हैं तो आगे आपको तैयारी करने के लिए जो कंपटीशनल ग्रामर की भी मिलेगी इसमें, वर्ड पावर। और क्योंकि आप 11th में हो या 12th में हो, 12th वाले मिला लें, 11th वाले देख लें अगले साल कैसे आएगा। और इसके अलावा अन्य क्लास वाले और कंपटीशनल वाले भी देख लें, क्योंकि 12 का जो ग्रामर है ये हमेशा कंपटीशन लेवल तक काम देता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको आया है ये आपका अनसीन पैसेज है, चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। और देखिए, दो तरीके होते हैं कि एक होता है पूरा आप पढ़िए 2-3 बार, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर पढ़िए, इस टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे अच्छा आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ट्रिक से समझ लीजिए। अगर आपको अर्थ नहीं भी आ रहा तो क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड होते हैं उसको देख के फिर यहाँ से मैच करके आप लिख लेंगे आराम से। चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक के साथ हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। व्हाट मस्ट बी डन माने क्या किया जाना चाहिए, इफ़ वी वांट यदि हम चाहते हैं, टू सक्सीड सफल होना, इन एनी अंडरटेकिंग माने किसी भी कार्य, यदि हम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, इसमें कीवर्ड क्या होगा कि सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। ठीक है, और क्या डन कोई काम बताना इसमें। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसको शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, तो हमें जो है लगातार जो है अंत तक काम करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ से देखिए कि वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें लगातार काम करना चाहिए। अब यही प्रश्न में से आप लिख देंगे कि इफ़ वी वांट, अब यहाँ सक्सेस कहेगा टू सक्सीड, कि प्रश्न में दिया था आप सक्सीड की, टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, फिर उसके बाद वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। ये आपके पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। शेरिडान ने क्या किया जब वह असफल हो गया था टू मेक ए स्पीच, भाषण देने में, इन पार्लियामेंट लोकसभा, जब लोकसभा में भाषण देने में शेरिडान असफल हो गया था तो उसने क्या किया था। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। देखिए, जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर यहाँ मिलेगा। पहले आप पढ़ेंगे शेरिडान ए फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड अटेम्प्टेड टू मेक ए स्पीच इन पार्लियामेंट, तो यहाँ मेक ए स्पीच इन पार्लियामेंट आपको मिल गया ना। फिर फेल्ड तब वो फेल हो, लेकिन वो फेल हो गया था, पार्लियामेंट लोकसभा में भाषण देने का प्रयास किया था तो उसने क्या किया था वही बताया कि आगे बताया कि सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिटर। ठीक है, अत्यधिक वो परेशानी में, बेचैनी में क्या किया, बैठ गया। तो क्या किया था, तो इसका देखिए काम हो गया, फेल होने के बाद क्या किया था। तो आप प्रश्न से लिख देना है कि जब वो फेल हो गया था, तीनों प्रश्न से लिख देंगे ही सेट डाउन। ठीक है, व्हेन द शेरिडान, ठीक है, अटेम्प्टेड टू मेक ए स्पीच एंड फेल्ड हो गया था, तो ही सेट, यहाँ से आपको लिख देना ही सेट, तब वो सेट डाउन इन ग्रेटेस्ट कंप्यूटर, तो वह अत्यधिक परेशानी में निराश होकर क्या किया था, बैठ गया था। इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, व्हेन ही की जगह शेरिवान कह देंगे, व्हेन शेरिवान फेल टू मेक स्पीच इन पार्लियामेंट, उसके बाद ही सेट डाउन, जो बताया आपको, ही सेट डाउन इन डिस्कम्प्यूटर, जो पेपर में है स्पेलिंग वही देख के लिख लेना। अगला है, व्हाट डिड शेरिवान मीन, शेरिडान का क्या मतलब है। व्हेन ही सेड दैट, जब उसने कहा कि इट इज़ इन मी, यह मुझ में है, एंड सेल कम आउट, और यह बाहर भी आ जाएगी, यानी प्रकट हुई हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है कहने का। ये मतलब शब्द है, वाक्य, फ्रेज है, इसका मतलब आपको अंग्रेजी में अर्थ बता देना है। देखिए, ये फ्रेज आपको यहाँ आया है, इट इज़ इन मी एंड सेल कम आउट, तो आपको ये समझना है कि इसके कहने का क्या मतलब है। तो इसके पहले से थोड़ा सा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जब से वह भाषण देने का लोकसभा में प्रयास किया, असफल हो गया, फिर शायद निराश होकर बैठ गया। फिर उसके दोस्त ने फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके दोस्त ने उसे बताया दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह एक व्याख्यानदाता नहीं हो सकता, मतलब भाषण देने वाला नहीं हो सकता, प्रवक्ता नहीं हो सकता। ही रिप्लाइड, तब उसने उत्तर दिया, इट इज़ इन मी, यह मुझ में है। यह मुझ में है मतलब
ये भाषण देने ओरेटर होने की क्वालिटी जो है उसमें है। और करें कि एंड सेल कम आउट, और वह कम आउट में बाहर आना मतलब प्रकट होना, करें कि यह तो मुझ में है, मतलब मैं ओरेटर होने की क्षमता मुझ में है और यह प्रकट भी हो जाएगी जिस दिन मैं अच्छा ओरेटर साबित हो जाऊंगा। तो इस तरह से इट इज़ इन मी एंड सेल कम आउट का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए इसका कि अपने हिसाब से आपको बता के लिखना है कि इट इज़ इन मी एंड सेल कम आउट मीन्स, ठीक है। ठीक है, तो क्या देखिए, द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, एन ओरेटर, ठीक है, इज इनसाइड सेरिडान, ठीक है, एंड इट विल अपीयर, ठीक है, इन फ्यूचर, और यह भविष्य में यह प्रकट भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आपको लिख देना अपने हिसाब से बना के कि उसके कहने का क्या मतलब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप क्या सीखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पैसेज से जो शिक्षा मिलती है वो लास्ट में आपको दिया गया कि वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती समय में जो है हमें निराशा के द्वारा जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो ये देयरफॉर आप हटा दीजिए, यहीं से आप भी से लास्ट तक लीजिए कि आप ऐसे लिख देना कि वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, हम पैसेज से सीखते हैं, दैट मीन्स की इतना प्लस में से लिख देंगे वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, उसके बाद वी से जोड़ दीजिए और देयरफॉर हटा दीजिए, बस बात खत्म। चलिए आंसर। अब आपका अगला ई वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 है वर्ड पावर से रिलेटेड है। पहला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन एम्बैरेसमेंट, पैसेज में किस शब्द का मतलब एम्बैरेसमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो पैसेज में डिस्कम्फिटर जो शब्द है इसी का मतलब एम्बैरेसमेंट है। एम्बैरेसमेंट माने होता है शर्मिंदगी, नाराजगी, शर्मिंदगी होता है और परेशानी होता है। तो यहाँ परेशानी का मतलब डिस्कम्फिटर होता है, डिस्कम्फिटर मतलब डिस्कम्फर्ट, ठीक है, तो परेशानी, तो इसका सिनोनिम है, तो डिस्कम्फिटर जो है पहले का आंसर हो जाएगा मीनिंग। अब यहाँ देखिए आपको जो है दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ लेजली, लेजली का अपोजिट क्या शब्द है पैसेज में। तो लेजली माने होता है आलस्य पूर्वक, तो इसका अपोजिट आप चलिए देख लेते हैं क्या होगा। लेजली माने कोई काम जैसे आलस्य पूर्वक कर रहे हैं, लगातार नहीं कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट आपको किताब में जो मिल रहा है स्टीडली दिया है। स्टीडली माने स्थिरता पूर्वक लगातार काम करना, आलस्य न दिखाना, तो स्टीडली इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ अगला है व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रॉफिटिक। प्रूव्ड माने सिद्ध होना, टू बी प्रॉफिटिक, प्रॉफिटिक माने होता है भविष्य बताने वाला, जो भविष्य से संबंधित। प्रूव टू बी प्रॉफिटिक, प्रूव टू बी प्रॉफिटिक, प्रॉफिटिक ये जो एक फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है देखिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रॉफिटिक, प्रॉफिटिक मतलब प्रॉफेसी, भविष्यवाणी जो कह के आगे भी का कुछ बता देना वो सही सिद्ध हो जाना, तो इसको कहते हैं प्रूव टू बी प्रॉफिटिक। इसका अंग्रेजी में अर्थ कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख देना द फ्रेज प्रूव टू बी प्रॉफिटिक मीन्स, इसका मतलब है बता देना कि इसको मीनिंग बताना है अंग्रेजी में अर्थ होना, तो आपको लिखना करेक्टली स्टेटिंग, स्टेट मानो तो बात पर जोर देने का कहना, करेक्टली स्टेटिंग आर शोविंग अथवा दिखा देना, प्रकट करना, उसके बाद व्हाट विल हैपन, HAPPN इन फ्यूचर, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें इसको आपको नहीं कहा कि पैसे से बताइए, इसको अपने हिसाब से लिखना है। तो आपको कहना प्रूव टू बी प्रॉफिटिक मीन्स करेक्टली स्टेटिंग और शोविंग व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब सही ढंग से स्टेटिंग मैंने कह देना, स्टेटमेंट बनाया मतलब कथन सूचक वाक्य, ठीक है। सर्व टू सेंटेंस को स्टेटमेंट ही होता है, तो स्टेट माने कहना भी होता है, कथन करना या कहना, और शोइंग अथवा दिखा देना, क्या सही ढंग से कोई भी कथन करना या कथन कहना या दिखा देना जो भी भविष्य में होगा, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। अगला है हाँ चलिए देखते हैं सेक्शन बी पे अब आ जाते हैं। सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, हाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, 100 से 150 वर्ड में आपको निबंध लिखना था, ठीक है, एनीवन कोई एक लिखना था। पहला है डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विथ पैंडेमिक, क्या भारत, पैंडेमिक माने होता है विश्वव्यापी महामारी, जैसे कोरोना को पैंडेमिक डिजीज़ कहा गया है, क्या भारत महामारी से जो है डील करने में मतलब व्यवहार करने में, इस पर इसका लेन देन करने में सफल होगा। मतलब कुल मिला के पैंडेमिक माने विश्वव्यापी महामारी से जो है सफलता पाने में आगे बढ़ जाएगा, सफल हो जाएगा, इसको डील कर लेगा या डील करने में सफल होगा। अगला है
रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में औरतों की स्थिति थी, इसके बारे में चाहे आप लिख दीजिए। अगला है जर्नलिज्म एंड इट्स वर्क इन डेमोक्रेटिक सेटअप, पत्रकारिता और इसका कार्य जो है प्रजातांत्रिक सेटअप में, तो इसके बारे में लिखना है। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में, विश्वव्यापी महामारी से भारत गुजरने में सामना करने में पूरी तरह से भाई देखिए यहाँ पर सक्षम ही है, इसके बारे में बता देना कि आधुनिक भारत में औरतों की भूमिका तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तमाम महिलाएं जो भारत में बहुत आगे हैं उनका उदाहरण दे सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत राष्ट्रपति तक बन चुकी हैं, मायावती मुख्यमंत्री कई बार रहे, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, और आप ममता बनर्जी, तमाम सारे लोगों को आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लेटर लिखिए आप टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को वार्निंग है, मुझसे चेतावनी दो, अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपनीज, अवांछनीय साथों के विरुद्ध जो है इसको चेतावनी दो। अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय, जो मनमाना अपने मन के करते हैं कंपनी में साथ, ऐसे लोगों के साथ में रहने के विरुद्ध उसके चेतावनी दो। कि भाई अपने भाई छोटे भाई को पत्र लिखो कि तुम अवांछनीय लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, मतलब जो आपके साथी जो है अच्छे नहीं हैं उनके साथ रह रहे हो, अनुचित साथी हैं, अनडिजायरेबल कंपनीज माने अनुचित साथी जो हैं, मतलब ठीक ठाक साथी नहीं, उनके खिलाफ आपको नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में उसको समझा देना। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखना, उनको यह कहना कि ऑर्गेनाइज करें यानी संगठित करें, व्यवस्थित करें एनुअल स्पोर्ट्स माने वार्षिक खेल, इन टाइम माने समय पे वार्षिक खेल का आयोजन करें, इसके लिए आपको प्रिंसिपल से एप्लीकेशन देना। तो चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं। ये मतलब आपका इंटोनिम सिनोनिम्स वर्ड पॉज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, जो है 5 क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव पहला, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में ही सोचता है, तो उसको क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं। इगोइस्ट माने अहंगवादी, अपने स्वयं के बारे में ही सोचना, ठीक है। अगला है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का क्या मतलब है फ्रेज का, टू हेल फ्रॉम माने होता है टू कम फ्रॉम, कहीं से होना या संबंध रखना, जैसे ना कि कम्स फ्रॉम ए नोबल फैमिली, वह श्रेष्ठ परिवार का है या श्रेष्ठ परिवार से आता है वह, तो इसको कम फ्रॉम कहते हैं। बिलोंग्स टू इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। तो हेल फ्रॉम माने कम फ्रॉम, कहीं से आना या कहीं का होना, ठीक है। जैसे ना बिलोंग्स टू का सिनोनिम्स कम फ्रॉम। अब देखिए सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी, डेरोगेटरी ठीक है का मतलब क्या होता है, विलोम क्या होता है। डेरोगेटरी माने अपमानजनक, तो डिफॉर्मेटरी माने अपमानजनक। फेम माने प्रसिद्धि, जिसकी फेम नहीं हो, तो डिफेम मतलब प्रसिद्धि नहीं उसका किया जा रहा, अपमानजनक उसके साथ व्यवहार किया जा रहा। अब इस देखिए बात यह है कि ये हेल फ्रॉम माने कम फ्रॉम जो आपको बताया, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज कैसे होंगे। वेलकम माने, हेल माने अगर अलग अर्थ रहता है तो हेल माने स्वागत होता है, लेकिन हेल फ्रॉम एक फ्रेज है तो इसका मतलब होता है कम फ्रॉम, ठीक है। तो कहीं का होना या कहीं से संबंधित रखना, ठीक है। जैसे आई हेल फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ या दिल्ली से संबंध रखता हूँ, या आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम जौनपुर, जो भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं का होना या संबंध रखना। तो डेरोगेटरी का मतलब डिफॉर्मेटरी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट, जब तक यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। विच वर्ड आर पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, उपरोक्त वाक्य में किसमें एरर माने गलती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किसमें गलती है। तो आपका जो है विल नॉट में गलती है, क्योंकि अनलेस वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो अनलेस यू विल नॉट यहाँ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डू नॉट रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था, डू नॉट, ठीक है। तो विल नॉट में गलती है, यहाँ डू नॉट रहना चाहिए, इसलिए डी का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि गलती पकड़ना था, डू नॉट किया। दूसरा एंटोनिम्स ऑफ सैवेज, सैवेज का विलोम बताइए। सैवेज माने होता है असभ्य, तो हम सिविलाइज्ड माने सभ्य, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिविलाइज्ड। अगला क्वेश्चन है 5वां, देखते हैं, बता दे रहे हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा गया। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी एक को जो है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलो। तो 2 दिया, एक ही करना है, मान लीजिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही करना, जानकारी दोनों की होनी चाहिए आपको। प्रिया सेट टू द टीचर, प्रिया ने टीचर से कहा, सर श्रीमान जी आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टडी, मैं कल अपना काम नहीं कर सके। तो हम इसको कहेंगे प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली, सर के लिए रेस्पेक्टफुल लगा देते हैं, टोल्ड कर देंगे। प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली दैट, आई का प्रिया के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा कुड नॉट डू, माई का प्रिया के अनुसार हर हो जाएगा, वर्क स्टडी का द प्रीवियस डे हो जाएगा।
तो हो जाएगा प्रिया टोल्ड द टीचर दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे, ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा है कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का मार्ग बता सकते हो, सेट द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन, यात्री ने बूढ़े आदमी से कहा। तो इसका हो जाएगा द ट्रेवलर, पहले कहेंगे द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, यात्री ने बूढ़े आदमी से पूछा, इफ़ लगा देंगे क्योंकि कैन फर्स्ट टाइप का वाक्य है, साइक्रिय शुरू है। तो इफ़ फिर यू को ओल्ड मैन के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। इफ़ ही कुड टेल मी का हिम हो जाएगा ट्रेवलर के अनुसार। इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन, फुल स्टॉप कर देंगे। अगला वाक्य देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित में से किसी एक को कंबाइन माने जोड़िए, एज डायरेक्टेड माने जैसा निर्देश दिया गया है। देखिए पहला है क्या, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं काम को समय पे कर दूंगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, सिंपल बनाना है तो सीधी सी बात है, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, इस तरह से कर देंगे। पहले आप आई एम श्योर लगा दीजिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए, फिर कुछ नहीं, आई विल हटा के फिनिश का एनजी फॉर्म फिनिशिंग जीरेंट हो जाएगा। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, मैं जो है काम को सही समय पे पूरा करने का विश्वास रखता हूँ, इसका अर्थ होगा। सम पीपुल डाई फॉर नोबल काज, दे आर ऑनर्ड बाई ब्रीव वन, कुछ लोग श्रेष्ठ कारणों से मर जाते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो सम पीपुल हु डाई फॉर नोबल काज, तो हु लगा देना है पीपुल के बाद, बाकी काज तक लिखने के बाद दे हटा देना, क्योंकि हु माने जो मर जाते हैं मतलब वे, तो दे एक प्रोनाउन है तो वो हु रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो दे का काम खत्म। तो सम पीपुल हु डाई फॉर ए नोबल काज कामा आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आराम से कर देंगे, सम पीपल के बाद हु लगा देना है, हु डाई फॉर नोबल काज, फिर कामा कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको करना क्या है, ये हटा देना दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन लगा देंगे। तो इसमें क्या है, सम पीपल के बाद जो हु है, हु डाई फॉर ए नोबल काज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाज हो जाएगा, और सम पीपल प्रिंसिपल क्लाज का सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका इसका पीपल का वर्ब जो है आर हो जाएगा। दे का काम खत्म, क्योंकि दो सब्जेक्ट तो हो जा रहे हैं कि हु हो जाए वो भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये पीपल है तो तीन सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, दो वर्ब हैं, एक ऑनर्ड है एक डाई है। तो सम पीपल हु डाई फॉर ए नोबल काज और ऑनर्ड बाई एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि पहला है कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है, तो कंपेरेटिव बनाना है तो आपको करना है कोलकाता इज बिगर, द हटा के बिगेस्ट, द बिगेस्ट का बिगर में कर देंगे बिगर, उसके बाद देन एनी अदर सिटी लिखा जाएगा इन इंडिया। ठीक है, तो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर, देन एनी अदर के बाद सिटी इन इंडिया, आपका कंपेरेटिव हो जाएगा। अगला है नो सूनर डिड, अगला देखिए नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, ज्यों ही ट्रेन रुकी देन आई गॉट डाउन, त्यों ही मैं उतर गया। इसमें अफर्मेटिव बनाना है तो नो सूनर हटा के नो सूनर डिड पूरा हटा दो, एज सुन एज लगा दो, द ट्रेन के बाद एज सुन एज जब लग जाएगा डिड हट जाएगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, स्टॉप में ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, स्टॉप्ड एक डबल पी हो जाएगा, क्योंकि ईडी जोड़ने पर लास्ट में देखिए व्यंजन और उसके पहले एक स्वर रहता तो डबल हो जाता। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड कामा आई गेट डाउन, एज सुन एज के साथ त्यों ही के लिए देन नहीं लगता कामा लगता है, तो आपको यही कर देना। देख लेते हैं, देखिए नो सूनर डिड हटाइए, लिख के बता दें, एज सुन एज लगा दीजिए, उसके बाद द ट्रेन स्टॉप में जो है इसका सेकंड फॉर्म कर दीजिए, STOPPED हो जाएगी स्टॉप्ड, दैन की जगह कामा करेंगे, दैन कामा त्यों ही के लिए, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, ज्यों ही ट्रेन रुकी, कामा आई गॉट डाउन, मैं त्यों ही मैं उतर गया। तो ये देखिए अर्थ वही रहेगा लेकिन अफर्मेटिव हो गया। अगला आपका देखिए सिंटैक्स दिया है, ही रिक्वेस्टेड हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, उसने उसकी प्रार्थना रिक्वेस्ट में प्रार्थना ऑफ लीव माने छुट्टी की, वाज नॉट ग्रांटेड, तो ग्रांटेड माने होता है स्वीकृत करना, स्वीकृत नहीं किया गया, परमिशन नहीं दिया गया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, उसका जो छुट्टी का प्रार्थना स्वीकृत नहीं किया गया, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब छुट्टी का क्या एप्लीकेशन दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो हो जाएगा द लीव ही अप्लाइड। ठीक है, छुट्टी वह छुट्टी जिसके लिए वह अप्लाइड माने प्रार्थना दिया प्रत्यय दिया था, वाज नॉट ग्रांटेड स्वीकृत नहीं किया गया। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका पहले लिखना पड़ेगा द लीव,
वह छुट्टी ही अप्लाइड, जिसके लिए उसने क्या किया, अप्लाइड माने प्रार्थना पत्र दिया। रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पैसे के पास में वाज नॉट ग्रांटेड, ये सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, द लीव पहले करेंगे, द लीव ही अप्लाइड वाज नॉट ग्रांटेड, इस तरह से हो जाएगा। वह छुट्टी जिसके लिए वो प्रार्थना, हाँ द लीव ही अप्लाइड मतलब जिस छुट्टी के लिए वह प्रार्थना पत्र दिया था वाज नॉट ग्रांटेड, स्वीकृत नहीं किया गया। अगला, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, इन समाचार ने मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि न्यूज हमेशा एक वचन है, तो इसलिए इसके पहले दीज कभी नहीं आएगा, दिस आएगा, दिस न्यूज। ठीक है, दिस न्यूज हैव तब नहीं रहेगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है। तो आपका है जो हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, सब कुछ रहेगा, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए 1 वर्ड सॉरी होमोफोन्स हैं, समान ध्वनि वाले शब्द हैं और इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, अर्थ में डिफरेंस है। तो इसके ऊपर 2 वाक्य मतलब 2 जोड़े देखिए बताएंगे, स्टेयर स्टेयर दिया, डिसेंट डिसेंट दिया। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर वाक्य बनाना है, तो 2 वाक्य बना देना ताकि दोनों का अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेयर माने होता है सीढ़ी, पहला स्टेयर माने क्या होता है, सीढ़ी। दूसरा स्टेयर माने होता है एक टक देखना या निहारना। ठीक है, और पहले स्टेयर माने सीढ़ी। तो ऐसा वाक्य बनाए कि स्टेयर माने सीढ़ी। ठीक है, ही वाज, ठीक है, असेंडिंग ऑन स्टेयर, वह सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ASCENDING असेंडिंग, या ही टुक हेल्प ऑफ स्टेयर, वह सीढ़ी का सहारा लिया, इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। स्टेयर माने देखना होता है, एक टक देखना है, जैसे ही वाज स्टेयरिंग एट हर, वह उसे एक टक देख रहा था, इस तरह से भी कह सकते हो। डिसेंट, देखिए यहाँ डिसेंट माने क्या होता है, डिसेंट माने होता है ढलान। ठीक है, इस डिसेंट माने, और दूसरा डिसेंट माने होता है असहमति। ठीक है, इस डिसेंट माने से ढलान, जैसे कहीं से आप ऊंचे से नीचे पर आते हैं तो ढलान कहते हैं। ठीक है, और दूसरा डिसेंट माने होता है असहमति। तो इस तरह से आप इसके ऊपर माना कि देयर वाज डिसेंट, ठीक है, फ्रॉम द रोड, सड़क से क्या था, ढलान था, थोड़ा सा ढालू था उतरने के लिए। ठीक है, देयर वाज डिसेंट ऑन द रोड, ठीक है, फॉर द वे, रास्ते के लिए। और डिसेंट माने असहमति भी होता है, असहमति मतलब कि सम पीपल वर शोइंग देयर डिसेंट, कुछ लोग अपनी असहमति प्रकट कर रहे थे। इस तरह से भी आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक बार एक चोर घर में घुस आया। देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं अब इसके बाद। छठवां ट्रांसलेशन आया, छठवां क्वेश्चन। इसका मैं ट्रांसलेशन का जो है स्पीड में मैं पूरा बताते चले जा रहा हूँ आंसर, आप लोग मिला लीजिए और समझ भी लीजिए। एक बार एक चोर घर में घुस गया, इसकी अंग्रेजी क्या है, वंस वन, एक बार एक चोर, ए थीफ, घर में घुस गया मतलब इंटर्ड द हाउस। इंटर्ड माने होता घुस गया या प्रवेश कर लिया, द हाउस माने घर में। ध्यान देना, इंटर के साथ इन या इनटू नहीं लिखा जाता मेक अंग्रेजी, वो इंटर माने हो गया में घुसना। ठीक है, इंटर और इस के साथ नहीं लिखा जाता जब ये वर्ब के रूप में रहते हैं। तो उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, उसे एक आंगन में कुत्ता मिला मतलब ही फाउंड माने उसे मिला, या वह पाया या उसे मिले, बात है क्यों। ए डॉग, ही फाउंड ए डॉग, उसे आंगन एक कुत्ता मिला, कहाँ मिला, आंगन में। तो इन द आंगन में का अंग्रेजी होता कोर्ट यार्ड, COURT, कोर्ट YARD, यार्ड। कोर्ट यार्ड माने होता आंगन, वैसे यार्ड से भी आंगन हो जाता है, यार्ड में गज भी होता है, इसलिए कोर्ट यार्ड स्पेशल वर्ड है। तो हो जाएगा ही फाउंड ए डॉग इन द कोर्ट यार्ड। जो बड़ा स्वामी भक्त था, तो हु वाज वेरी लॉयल, लॉयल मीन्स होता है स्वामी भक्त। ठीक है, तो जो के लिए आप हु तो मतलब पालतू के सेंस में रहेगा, विच लगा देंगे और बेटर हो जाएगा, विच वाज वेरी लॉयल, क्योंकि हु व्यक्तियों के लिए लगता है, विच का प्रयोग जानवरों के लिए होता है, तो विच आप लगाइए, ज़्यादा बेटर होगा। विच वाज वेरी लॉयल, LOYL, लॉयल मीन्स होता है स्वामी भक्त। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। कुत्ते को चुप करने के लिए, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हो गई टू, हाँ, मेक द
डाग साइलेंट, साइलेंट माने चुप, टू मेक द डाग साइलेंट माने कुत्ते को चुप करने के लिए। चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, तो कमा करके लिखेंगे चोर के अंग्रेजी द थीफ, ठीक है। तो फेंका कहीं हो गया थ्रू, द थीफ थ्रू ए पीस ऑफ मीट, ए पीस ऑफ मीट माने होता मीट माने मांस या गोश्त, हाँ उसकी ओर, टुवार्ड्स इट कर दीजिए, टुवार्ड्स माने की ओर या की तरफ, इट माने उसकी, कुत्ते के लिए हम इट ही लगा देंगे। अगला, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, यह देखकर मतलब सीइंग दिस, सीइंग दिस, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तो इसकी अंग्रेजी द डॉग सेड टू द थीफ, द डॉग सेड टू द थीफ, चोर से कहा, क्या कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है तुम चाहते हो मतलब यू वांट मी, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद करूँ, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, इसकी अंग्रेजी हो गया, यू वांट मी मतलब तुम मुझसे यह चाहते हो टू स्टॉप बार्किंग कि मैं भौंकना बंद कर दूँ, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। एंड यू स्टील माई मास्टर्स, ठीक है, ज्वेलरी एंड क्लॉथेज, एंड यू स्टील और तुम तो चुरा ले जाओ, माई मास्टर्स मेरे मालिक के, ज्वेलरी एंड क्लॉथेज माने कपड़े, गहने और कपड़े, गहने या जेवर कहेंगे, ज्वेलरी होता है JWELERY, ज्वेलरी एंड क्लॉथेज जाने रहे हो CLOTHES। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो दिस कैन नेवर हैपन, दिस कैन नेवर हैपन, हैपन माने होना या घटित होना, ठीक है, दिस कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट सच ए फूल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा का मतलब होता है सच, सच माने ऐसा ही इस प्रकार, आई एम नॉट सच ए फूल, ठीक है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं, सच के साथ ए एन जरूर लगता है, एक वचन का नाउन है मूर्ख, तो सच ए फूल, आई एम नॉट सच ए फूल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूँ, ठीक है, दैट मीन्स की आई विल स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट, आई विल, ठीक है, आई एम नॉट सच ए फूल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि, ठीक है, दैट मीन्स की तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूँ, इसकी अंग्रेजी होगा आई विल स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट, ठीक है, कि मैं खाने लगूँ। तो बात पे जोर देने के लिए हम बिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप शैल भी कर सकते हैं कि आई शैल स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट, थ्रोन मीट माने फेंका हुआ मांस या गोश्त, THROWN थ्रोन मीट माने फेंका हुआ गोश्त। अगला वाक्य है लास्ट, अगला वाक्य, तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, राइट नाउ माने इसी समय, RIGHT राइट नाउ, गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, राइट नाउ माने इसी समय। हाँ, क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है, तो लास्ट वाक्य, क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है, तो हो जाएगा हैव यू अंडरस्टूड, अंडरस्टूड माने समझना जाने रहे हो, UNDERSTW, हैव यू अंडरस्टूड, ठीक है, मी फॉर ए, ठीक है, फॉर ए डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट माने होता है बेईमान, हैव यू अंडरस्टूड मी फॉर ए डिसऑनेस्ट, ठीक है, और टू माने भी। चलिए इस तरह से हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं एक निगाह, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं लिटरेचर पोर्शन से, किताब से 40 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन आया, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा, या फिर वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है, इन दोनों में से किसी एक को लिखना था 40 वर्ड के लगभग में। अगला, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मौत से भय के बारे में रूजवेल्ट ने क्या कहा, या व्हाई डिड द मैन सेलिंग द ट्रैप्स रिसॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी, मतलब चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति क्यों जो है भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी का सहारा लेता था, रिसॉर्ट टू माने सहारा लेना। तो इन दोनों में से किसी एक को ही आपको लिखना है। अगला है, फिर देखिए यहाँ 80 वर्ड में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना है, क्योंकि इन सभी का मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनका मतलब मैं चैनल पे अपलोड किया हूँ क्वेश्चन आंसर
पूरा जो है आपके राजू प्रकाशन की बुक का, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वॉकिंग इन द ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री। शीशा की चूड़ी बनाने की उद्योग धंधे में काम करने के खतरे का चर्चा करो। या फिर द स्टोरी द स्ट्रैप्स इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल डिस्कस। चूहादानी कहानी दोनों है, मनोरंजक भी है और दर्शन विषयक है, इसकी चर्चा करो। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद आपको फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। तो इसमें से पैरा स्टैंजा है आपका, इसमें से 3 क्वेश्चन बने हैं। जैसे पहला है व्हाट वुड डू फिशरमैन नॉट डू, फिशरमैन क्या नहीं करेगा। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। व्हाट मूवमेंट इज द टॉकिंग, आप किस क्षण के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप इसी में से इसका आंसर खोज सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका आंसर तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। पूरा स्टैंजा बेस्ड जितने क्वेश्चन आंसर सबको राजू प्रकाशन से कराया गया, तो इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं, आप उसको ज़रूर देख लेना। अगला है राइट द सेंट्रल आइडिया। देखिए 3 सेंट्रल आइडिया दिया गया है, तीनों में से किसी एक को करना है। इसका भी मैं चैनल पे अपलोड किया हूँ। आगे देख लेते हैं सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन, ठीक है। जब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शनल है। जैसे पहला है व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप। वह जन्मदिन का उपहार क्या था जिसे महाराज ने खिलौने की दुकान में जो है देखा था। स्पॉटेड मैंने यहाँ देखा। या हु इज लैम, लैम कौन है। हाउ डज द डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेयरी उसके बगीचे में कैसे घुस गया था। इन दोनों में से किसी एक को करना है। या फिर व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रीचर्स लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कैंक, क्यों जो है अन्य कोई प्राणी जो है रोजर स्कंक के साथ खेलना, ठीक है, नहीं चाहता था। तो बैड स्मेल लिखना था, ये सब लिखना है। वाई डिड डॉक्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव के पिता उसे अमेरिका क्यों भेजे। तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 दिए, 2 में से एक करना ही है 80 वर्ड में। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, चार्ली को, ठीक है, तो सैम का पत्र कब मिला और कैसे मिला। या फिर हाउ इज़ द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो यह तो इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और एक ज़िले का सेट मेरे पेपर मेरे पास है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास भेजे हैं, कमेंट किए थे, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दें अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको इंग्लिश की एकेडमिक प्लस कंप्लीशनल सभी ग्रामर आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो सके।